हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक A.B. पोमने फिर से वीडियो के माध्यम से आपको मिलने आया हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू, मीनिंग और डेफिनीशन ये पार्ट देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैक्रो का ये पार्ट आपके इंटरनल एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या स्टेट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण पार्ट को। स्टूडेंट, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है समग्र या स्थूल अर्थशास्त्र की व्यापकता। और स्थूल अर्थशास्त्र की व्यापकता, इसका मतलब है इस शाखा के अंदर किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, विवेचन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो चले स्टूडेंट, चर्चा करते हैं स्थूल अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र या विषय क्षेत्र के बारे में। द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन with the help of this chart. This chart gives an idea about the scope of macroeconomics. स्टूडेंट, इस चार्ट से हमें पता चलता है कि प्रमुख 4 प्रकार के सिद्धांत यानी थेरीज का विस्तृत अध्ययन, विवेचन इस ब्रांच के अंदर किया जाता है। तो चले इन थेरीज के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो थेरी है वो है थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी आय और रोजगार सिद्धांत। स्टूडेंट्स, इस ब्रांच के अंदर नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इन दोनों का स्तर यानी लेवल किस प्रकार से सुनिश्चित होती है और आय, उत्पादन और रोजगार इनमें किन के कारण उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसे स्पष्ट किया जाता है। स्टूडेंट, रोजगार स्तर यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये जानने के लिए उपभोग फलन यानी कंजम्पशन फंक्शन और निवेश फलन यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन दोनों का अध्ययन आवश्यक होता है। इन तीनों में क्या रिलेशन है, चलो देखते हैं। उपभोग यानी कि जब चीज़ों का सेवन बढ़ जाता है तब चीज़ों का उत्पादन बढ़ाना पड़ता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है और जब निवेश बढ़ जाता है तब रोजगार भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इन तीनों के अंदर हमें इंटरकनेक्शन दिखाई देता है। इसके साथ ही व्यापार चक्र सिद्धांत ये भी आय और रोजगार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का अध्ययन इसी ब्रांच के अंदर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study
the consumption function and investment function. Theory of business cycles is also a part and parcel of the theory of income and employment. Students, चलो आगे चलते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ, और दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, यानी कि साधारण कीमत स्तर और मुद्रास्फीति सिद्धांत। ये भी स्थूल अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। स्टूडेंट, साधारण कीमत स्तर यानी जनरल प्राइस लेवल, ये एक ऐसा निर्देशक है जो विशिष्ट काल में अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न चीज़ों की कीमत और मुद्रा क्रय शक्ति के अंदर होने वाले बदलाव को नापने का काम करता है। साधारण कीमत स्तर का निर्धारण किस प्रकार होता है और उस कीमत स्तर के अंदर किन कारणों की वजह से उतार चढ़ाव होते हैं, इसके बारे में विश्लेषण करने का काम स्थूल अर्थशास्त्र करता है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और अपस्फीति यानी डिफ्लेशन, इनकी वजह से निर्माण होने वाली आर्थिक समस्याओं के कारण साधारण कीमत स्तर का अध्ययन महत्वपूर्ण बनता है। इट मीन्स macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explains what causes fluctuations in it. The study of general price level is significant on account of the problems created by inflation and deflation. Students, चलो चलते हैं तीसरी थ्योरी की तरफ, और तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसे कहा जाता है आर्थिक वृद्धि, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो कंसेप्ट्स हैं। इन दो कंसेप्ट्स का अध्ययन आपने पिछले वर्ष 11वीं में किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आपको पता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। इसके साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब भी आपको पता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टन important variables which determine well-being of the people. What is economic development? Economic development indicates economic growth plus progressive changes in certain important variables which determine well-being of the people. इस ब्रांच के अंदर आर्थिक वृद्धि और विकास के सिद्धांत के साथ साथ न्यून विकास यानी अंडर डेवलपमेंट और गरीबी यानी पॉवर्टी, इनके कारणों का स्पष्टीकरण भी किया जाता है। इसके साथ ही वृद्धि और विकास बढ़ाने की रणनीतियाँ स्ट्रैटेजीज बताने का काम भी स्थूल अर्थशास्त्र ही करता है। सो स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. इसके साथ ही चलो चलते हैं आखिरी थ्योरी की तरफ,
आखिरी थ्योरी है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं विभाजन का समग्र लक्षी सिद्धांत। ये एक और स्थूल अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र कार्यक्षेत्र है। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ी हुई थेरीज। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? ये डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का। किन के भीतर? इसका आंसर है उत्पादन घटक यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन 4 प्रकार के उत्पादन घटक के अंदर किस प्रकार होता है, इसका स्पष्टीकरण भी स्थूल अर्थशास्त्र करता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लैंड को रेंट यानी खंड मिलता है, लेबर को वेज यानी वेतन मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट यानी मुनाफा मिलता है। इन सभी का निर्धारण और इनके साथ जुड़े हुए सिद्धांत जैसे कि रेंट थेरीज, वेज थेरीज, इंटरेस्ट थेरीज और प्रॉफिट थेरीज, इन सभी का समावेश स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर ही दिखाई देता है। इट मीन्स मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस डील्स with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पार्ट देखा और इस डिस्कशन से हमें पता चला कि द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वाइडर दैन the scope of microeconomics. Okay, remaining part of macroeconomics we will see in the next video. Thank you students and have a nice day.